पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का त्रिकोण भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। 21 मई को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबान के नेता आमिर मुत्तकी चीन पहुंचे। उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी वहां मौजूद रहे। चीन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात की। खबर है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का दायरा बढ़ने वाला है। इसे अफगानिस्तान तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि चीन का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट पर पहले भी ऐतराज़ जता चुका है, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट तो हकीकत में तब्दील होता नजर आ ही रहा है। तीनों देशों की मुलाकात की टाइमिंग भी बहुत अहम है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल में ही भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें चीन ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया था। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ फ़ोन पर बात हुई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं और साथ में अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हम दोनों देश के जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करने पर और काम करेंगे। इस फ़ोन कॉल के बाद तो ऐसा लग रहा था कि भारत का इस इलाके में वर्चस्व एकदम मजबूत हो रहा है, लेकिन अब CPEC के बढ़ने वाली खबर आ ही गई है। तो आज के शो में हम जानेंगे चीन का CPEC प्रोजेक्ट क्या है, भारत इसका विरोध क्यों करता है और चीन की अफगानिस्तान में रुचि क्यों है। नमस्कार स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले 4 बिंदुओं में आपको समझाते हैं कि चीन अफगानिस्तान में इतनी रुचि रखता क्यों है, वो वहां से हासिल क्या करना चाहता है। पहला बिंदु, अफगानिस्तान चीन के शिनजियांग प्रांत से सटा हुआ है। इस इलाके में उइगर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। राजदूत के दर्शक जानते ही हैं कि चीन पर उइगर मुसलमानों पर जुल्म करने के आरोप लगते रहे हैं। चीन इन लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखता है। चीन को खतरा है कि ये लोग कहीं उनके खिलाफ बगावत ना कर दें। ऐसा ही मंसूबा रखने वाला एक संगठन अफगानिस्तान में वाकई मौजूद है। नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM। ये संगठन चीन के शिनजियांग प्रांत में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। इसलिए चीन अफगानिस्तान से ETIM को समर्थन ना देने की ताकीद करता रहता है। चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान भी कई एक मौकों पर इस संगठन के उरूज पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। साल 2000 में पाकिस्तान में चीन के तत्कालीन राजदूत कांधार पहुंचे थे। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार थी और मुल्ला उमर भी उस समय जिंदा थे। उन्होंने मुल्ला उमर से मुलाकात की और सबसे पहले यही मांग रखी कि ETIM को समर्थन ना दिया जाए। इसके बाद भी कई मंचों पर चीन ने तालिबान से यही मांग दोहराई है। ये चीन की अफगानिस्तान में रुचि की पहली वजह थी। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो जुड़ी हुई है उसके आर्थिक हित से। अफगानिस्तान को खनिजों की खान कहा जाता है। अनुमान है कि यहाँ की ज़मीन में $3 ट्रिलियन तक के खनिज संसाधन दबे हुए हैं। क्या क्या है यहाँ, नोट करते जाइए। लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, सोना, लौह अयस्क, यूरेनियम और कई रेयर अर्थ मटेरियल यहाँ की ज़मीन में दबे हुए हैं। इन मिनरल्स का एक बड़ा हिस्सा चीन आयात करता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और डेवलपमेंट के लिए। अफगानिस्तान के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो ज़मीन से ये खनिज निकाल पाए, इसलिए चीन इसमें भी उसकी मदद करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मान्यता नहीं देती है, इसलिए उसे दुनिया के साथ व्यापार करने में कई तरह की मुश्किलें आती हैं। इस वजह से भी चीन यहाँ अपनी ज़्यादा संभावनाएं देखता है और ज़्यादा व्यापार करता है। पर ऐसा नहीं है कि चीन के अफगानिस्तान की संपदा पर जो नज़र है वो अभी हाल ही में ही पड़ी है। साल 2001 के बाद से ही उसने अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो इस समय अफगानिस्तान की सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। साल 2007 में चीन ने अफगानिस्तान के लोगर प्रांत में माइनिंग शुरू की थी। वो वहां से बड़ी मात्रा में तांबा और सोना निकालता है। इस प्रोजेक्ट के बाद उसने अफगानिस्तान के गैस और ऑयल प्रोजेक्ट में भी खूब पैसा लगाया है। जनवरी 2023 में चीन की सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी ने तालिबान सरकार के साथ लगभग 4,500 करोड़ रुपए का एक सौदा किया था। अप्रैल 2024 में चीनी कंपनी गोचिंग ने
अफगानिस्तान में खनन क्षेत्र में लगभग 85,000 करोड़ रुपए के निवेश की पेशकश की थी। इस पर अभी बात चल ही रही है। इस भारी भरकम निवेश से चीन के दो बड़े फायदे होते हैं। पहला तो ये कि उसे अपनी इंडस्ट्री के लिए सस्ता कच्चा माल मिल जाता है, और दूसरा, बड़े निवेशक की भूमिका के चलते अफगानिस्तान में उसका ओहदा और उसका रुतबा भी बढ़ जाता है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। चीन अफगानिस्तान में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विस्तार करना चाहता है। अब ये BRI क्या बला है, इसको थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। मार्च 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। वो पूरी दुनिया को सीधे चीन के बाजार से जोड़ना चाहते थे। राष्ट्रपति बनने के महज 6 महीने के भीतर ही उन्होंने इस योजना को धरातल पर उतार दिया। इसका नाम रखा गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। अब इसमें बेल्ट का क्या मतलब है? जिन देशों में आधारभूत संरचनाएं नहीं हैं, चीन ने वहां मदद का वादा किया, जैसे सड़क बिछाने में, रेल लाइन बिछाने में, सोलर प्लांट बनाने में, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में चीन ने ये वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे। ये चीन को सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ता है। जिनपिंग का कहना है कि वो अतीत के सिल्क रूट को रिवाइव करना चाहते हैं। ये तो हुई बेल्ट की बात। अब रोड का मतलब समझ लेते हैं। इसके ज़रिए चीन एशिया से अफ्रीका के रास्ते यूरोप तक एक समुद्री रास्ता तैयार करना चाहता है। इसलिए वो बांग्लादेश, श्रीलंका, जिबूती, ग्रीस, स्पेन और पेरू जैसे देश में बंदरगाह तैयार करने पर बड़े बड़े खर्चे कर रहा है। BRI को इतिहास की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इसमें चीन के अलावा लगभग 65 देश शामिल हैं। इसमें दुनिया की कम से कम 60% आबादी आती है। चीन इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, बदले में उसे क्या मिलता है? वो इन देशों से मोटे दरों में ब्याज समेत पैसा वसूलता है। जो नहीं दे पाते उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। अफगानिस्तान भी 2016 में चीन के इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। हालांकि उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता नहीं थी, लेकिन चीन ने तालिबान के साथ अंदर खाने रिश्ते बनाए रखे थे। उसे मालूम था कि एक न एक दिन अमेरिका यहाँ से जाएगा और उसे तालिबानियों के साथ काम करना ही पड़ेगा। शो की रिसर्च करते वक्त हमें इस मामले से जुड़ा एक आर्टिकल भी मिला। यह आर्टिकल 6 जुलाई 2021 को चीनी सरकार के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपा था। ये वही समय था जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया था। ये लेख लिखा था जांग जियादोंग ने। ये शंघाई की फुदान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जांग इस लेख में लिखते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी अफगानिस्तान से जा रहे हैं। अमेरिका के चले जाने के बाद बहुत मुमकिन है कि ये जो इलाका है अफगानिस्तान का, वो अनिश्चितताओं का सामना करे। बहुत संभावना ये भी है कि वहाँ फिर से युद्ध छिड़ जाए और ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। लेकिन बाकी वैश्विक ताकतों के मुकाबले में हमारे पास अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होने की ज़्यादा क्षमता है। इस लेख में जो बात 2021 में लिखी गई थी वो आज सही होती दिख ही रही है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के नेताओं का मिलन इसकी ही तस्दीक करता है। 21 मई को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई। साथ में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशफाक डार भी उस मुलाकात में मौजूद रहे। इसी चीनी सरकार तो एक अनौपचारिक मुलाकात बताती है, लेकिन जो फैसले इस मुलाकात में लिए गए हैं वो बहुत अहम दिखते हैं। क्या क्या हुआ इस मीटिंग में? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान आया। उसके मुताबिक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। बयान में आगे कहा गया है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा तीनों देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए हैं। इस पर भी सहमति बनी है कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की जो अगली बैठक होगी वो काबुल में होगी। हालांकि इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, उसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। अभी CPEC क्या है? CPEC दरअसल चीन के BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आता है। चीन ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहता है जो चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान की बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक पहुंच आसान बना देगा। इस कॉरिडोर से चीन की प्लानिंग मिडिल ईस्ट के देशों से सड़क कनेक्टिविटी बनाना है। CPEC का विस्तार पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कहाँ होगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। भारत के लिए CPEC चिंता की क्यों बात है? इसकी 3 बड़ी वजह मालूम होती है। नंबर 1, इसका जो रास्ता है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है और ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। नंबर 2, CPEC
अगर आगे बढ़ा तो अफ़गानिस्तान के बाद ईरान से भी इसे जोड़ा जा सकता है। इससे ईरान के चाबहार बंदरगाह जैसी जो भारत की परियोजनाएं हैं उसकी अहमियत कम हो सकती है। नंबर 3, अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव कम होगा और पाकिस्तान और चीन का बढ़ेगा। ये चैप्टर यहीं तक। अब कुछ बोनस खबरें भी जान लेते हैं। पहली खबर साउथ अफ्रीका से है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। ट्रंप ने उन्हें ओवल ऑफिस आने की दावत दी। रामाफोसा वहां पहुंचे जहां अलग अलग मुद्दों पर दोनों नेताओं की बात हुई, लेकिन कुछ देर बाद ये बात बहस में तब्दील हो गई। वैसी ही बहस जैसे कुछ दिनों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में हुई थी। ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा से कहा कि उनके देश में श्वेत लोगों का नरसंहार हो रहा है और इसकी जानकारी सरकार को है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस पर रामाफोसा ने कहा कि उनकी सरकार फिलहाल इसकी जांच कर रही है और इस तरह की किसी भी हिंसा का पूरी तरह से विरोध करती है उनकी सरकार। ट्रंप ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी उन्हें दिखाया ओवल ऑफिस में ही। फिर रामाफोसा ने जो वीडियो उन्होंने ट्रंप ने चलाए उन सबको आधारहीन और भ्रामक बता दिया। ट्रंप ने श्वेत लोगों की हत्याओं को नरसंहार से जोड़ने की कोशिश की। इस पर रामाफोसा बोले कि ये मुद्दा श्वेत लोगों के नरसंहार का नहीं है, बल्कि कुछ आपराधिक घटनाओं से जुड़ा है। ब्लैक लोग भी इसमें मारे जा रहे हैं। इन घटनाओं की हमारी सरकार जांच भी कर रही है। जब बहस बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई तो रामाफोसा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कह दिया कि माफ़ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए विमान नहीं है। उनका इशारा कतर से मिले विमान की तरफ था। हमने जानकार से पूछा कि ये ट्रंप का एक पैटर्न बन गया है कि जो देश कमज़ोर हैं, जहाँ वो धौंस जमा सकते हैं, उनके नेताओं को ओवल ऑफिस में बुलाया जाए और उनकी बेइज्जती की जाए। ट्रंप इससे दुनिया को दिखाना क्या चाहते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से उनके जो मत है, उनके जो जिस चीज में वो बिलीव करते हैं, वो हमेशा से उस पर डबल डाउन करते हैं। देखिए, हमने ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में आए थे तब भी हमने ये बात देखी थी कि वो चाहते थे कि एक डील साइन हो जाए, सीज फायर हो जाए, और आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वॉज प्रीटी ऑर्गेनिक, क्योंकि जिस तरह से जेडी वेंस उसमें इन्वॉल्व हुए और फिर हमने वो चीजें देखी। जहां तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का मामला है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्री प्लान जरूर था कि भाई एक वीडियोस चलेंगे रूम में और जो प्रिंट आउट्स वगैरह हैंड आउट किए गए साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को, तो ये मुद्दा होने वाला था और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जब वो साउथ अफ्रीका को लेके जो रिश्ते हैं ट्रेड के अलावा, और इसमें थोड़ा सा माना जाता है इन्फ्लुएंस इलॉन मस्क का भी है, क्योंकि उन्होंने भी ये वाइट जेनोसाइड वाली जो बात है दुनिया के सामने रखी है। तो मुझे लगता है ट्रंप ये दिखाना नहीं या दर्शाना कुछ नहीं चाहते। आई थिंक उनका तरीका हमेशा से ये रहा है कि वी कैन अग्री, हम लोग बहुत चीजों पे अग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज पे हम डिसअग्री करते हैं तो वो उसमें जो है हिचकिचाहट नहीं दिखाते उस बात को पब्लिकली बोलने में। ये हमने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भी देखा था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा था कि ट्रेड डील को लेके हमारे जो विचार है वो अलग है और हम चाहते हैं कि टैरिफ्स इंडिया ना लगाए। तो मुझे लगता है कि दिस इज हिज सेम वे ऑफ डीलिंग। पर हाँ, इस तरह से हमें आदत नहीं है इस तरह की चीजें देखने की ओवल ऑफिस में, कि यूजुअली एक छोटा सा प्रोटोकॉल होता है। हमेशा ये होता है कि दोनों लीडर ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं और फिर बात करते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि अब यहां से हम आगे जाके बात करेंगे एंड वी विल हैव मोर डिटेल्स फॉर यू आफ्टर द मीटिंग। तो वो प्रोटोकॉल को थोड़ा सा मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने चेंज किया है। जो बातें बंद रूम में होती है या बैकग्राउंड में होती है, उन्हें वो सबके सामने, प्रेस के सामने करते हैं। और आई थिंक दिस इज ऑल्सो हिज स्ट्रैटेजी, जो नेता है उनको बैकफुट पर डालने के लिए। तो दिस इज हाउ इट इज। पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी कमजोर देश के साथ ऐसा करते हैं। आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी है एंड इट्स वर्किंग आउट प्रीटी वेल फॉर हिम। दूसरी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। 21 मई 2025 की शाम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सबसे व्यस्त इलाके में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में इजराइल के दूतावास के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। घटना को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान एलियास रॉड्रिगेज के रूप में हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल बताई जा रही है। वो अमेरिका के शिकागो का रहने वाला था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। घटना को अंजाम देने के बाद उसने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। ये शो रिकॉर्ड किया था आपके लिए हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबर गाँव।